फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद आलोक में। हम लोग पढ़ रहे थे संविधान और इसमें मूल अधिकार का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो संवैधानिक विकास का है। कैसे संविधान के विकास की क्रमिक प्रक्रिया आगे बढ़ी, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर भी मैं आपसे बात करूँगा। भारत में जो अंग्रेज़ व्यापार करने आए, ठीक है, उन्होंने एक कंपनी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से और भारत की तरफ उन्होंने व्यापार का रुख किया। इससे पहले भी हमारा ट्रेड चल रहा था, लेकिन जो बड़े पैमाने पर व्यापार की शुरुआत हुई वो इसी अभिलेख या चार्टर जो आए समय समय पर, और एक चार्टर के द्वारा ही इस कंपनी की स्थापना भी की गई। देखो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, BIC लिखूँगा, ठीक है, आप लोग समझ लेना। इसकी स्थापना होती है 31 दिसंबर सन 1600 में, ठीक है। महारानी है एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ व्यापार करने का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो इसमें कुल कितने 217 लोग भागीदार थे। और जो एलिजाबेथ प्रथम है, एलिजाबेथ प्रथम जो महारानी है इस ब्रिटेन की, वो भी इन्हीं 217 में एक हिस्सेदार के रूप में उन्होंने भी अपने आप को जोड़ रखा था। कुल पूंजी जो इस समय थी वो कितनी थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिससे व्यापार करने जा रही थी, इसकी कुल पूंजी इस समय जो थी, ये एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पाउंड, ठीक है, 30,133 पाउंड जो है ये इसकी कुल पूंजी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। अब देखो, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो संवैधानिक विकास का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्रमिक विकास पढ़ेंगे, तो इसमें यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कम हैं, यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। फैक्ट्स होंगे, सीधे सीधे फैक्ट्स पूछे जाते हैं और सीधे सीधे उनका उत्तर निकल कर आता है। जहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बात होगी वहाँ पर मैं आपको अलग से बता दूँगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है ज़्यादातर आपको फैक्ट्स पर ही बात करनी है और फैक्ट्स ही ध्यान रखना है। सीधे सीधे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, तो इस कंपनी को अधिकार मिल गया कि वो 15 वर्षों तक जो पूर्व के देश थे, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार पत्र मिल गया। पूर्व के देश का मतलब यहाँ से ये नहीं कि पहले के, पूर्व मतलब दिशा, यानी अगर आप मैप पे देखेंगे तो यूरोप जो है वो पश्चिम की तरफ पड़ता है और उसके इधर जो भी हिस्सा है वो सब पूर्व कहा जाएगा। तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूर्व में बहुत से ऐसे देश थे, जैसे इंडोनेशिया था, इंडिया है, तो ऐसे बहुत से देश थे जिनके साथ इनको व्यापार करने का अधिकार मिला, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत आती है व्यापार करने के उद्देश्य से। लेकिन अब संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ऐसे घटनाक्रम घटे होंगे जिसके द्वारा इन्होंने अपने आप को स्विच किया, किधर? ट्रेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। आए तो ट्रेड के लिए थे, व्यापार के लिए, लेकिन फिर ये प्रशासन में कैसे आ गए? मेन स्ट्रीम में इन्होंने टर्म डिक्टेट करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में। कैसे? ऐसा क्या हुआ? तो आपको पता है कि भारत में कई कंपनियां आई। सबसे पहले पुर्तगाली आए। जितने भी यूरोपीय आए सबका उद्देश्य एक ही था, व्यापार करना, ठीक है। प्रशासन किसी की शुरुआत में सोच में नहीं था कि हम उस पर जाके अधिकार कर लेंगे, लेकिन समय के साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटती चली गईं कि अंग्रेजों को एक अवसर मिला, ठीक है। अवसर ढूंढा उन्होंने और कहा नहीं, व्यापार के साथ साथ हम इसको अपनी एक कॉलोनी बना सकते हैं, यहाँ पर हम शासन और प्रशासन भी कर सकते हैं। तो क्या क्या घटनाक्रम रहे? सॉरी, तो पुर्तगाली आए, ठीक है। पुर्तगाली के बाद कौन आए? तो PDEDF ये इनका क्रम होता है। पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए और फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी सबसे बाद में आए और सबसे पहले चले गए, मतलब उनका अस्तित्व जो है बहुत जल्दी खत्म हो गया। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो आने के क्रम में अंग्रेजों को ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि डोमिनेट किया अंग्रेजों ने। कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो ये
ट्रेड से प्रशासन की तरफ शिफ्ट हो गए। क्या क्या था वो? तो कुछ ऐसी युद्ध हैं, जैसे एक युद्ध था, इस युद्ध को याद रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था भैया? 1757 ईस्वी। ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ? बंगाल के जो नवाब थे उनको हरा दिया अंग्रेजों ने, क्लाइव ने। ठीक है, हरा दिया, अधिकार कर लिया बंगाल पे। अब क्या हुआ? इसके बाद फ्रांसीसी थोड़ा बहुत उछल कूद मचाए हुए थे, तो कहा इनको भी जो है ठिकाने लगा ही दिया जाए। तो एक युद्ध याद रखना, और वॉन्डी वॉर्स। अब देखो मैं एक हिस्टोरिकल चीज़ें बता रहा हूँ, इसको इसके डीप में नहीं जा रहा, लेकिन आपको यहाँ पर फोकस करना है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखना, इसी से चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी। वॉन्डी वॉर्स का युद्ध ये हुआ 1760 में। इसमें फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने हरा दिया, यानी आयरकूट ने लाली को कूट दिया। आयरकूट अंग्रेजी सेना की तरफ से लड़ रहा था और लाली फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहा था। और ये युद्ध जो था वो फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक था, यानी इसके बाद फ्रांसीसियों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। पूरी तरह से नहीं कह सकते, लगभग कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक युद्ध होता है बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। अब देखो ये 3 युद्ध हैं जो अंग्रेजों के लिए भारत में निर्णायक सिद्ध हुए अपने शासन और प्रशासन की नींव डालने के लिए। कैसे? प्लासी के युद्ध को कहा जाता है, यहीं से अंग्रेजी सत्ता की क्या पड़ी? नींव पड़ी। और इसकी तुलना अक्सर हम बाबर के पानीपत के युद्ध से भी करते हैं, 1526 वाले से। ठीक है, उससे मुगल साम्राज्य की या मुगल शासन की भारत में नींव पड़ी थी। मजबूत तो आगे चल के बाद में हुए, खानवा लड़ा, है ना। ऐसे ही यहाँ पर इनकी नींव पड़ी। नींव क्या? अब इन्होंने किसी भारतीय शासक को हरा दिया जो एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन कर रहा था, तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। फिर यहाँ पर इन्होंने फ्रांसीसियों को पीट दिया। अब इनका क्या था? अब फ्रांसीसियों को पीटने के बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध है ये निर्णायक हुआ, और इसी के बाद अंग्रेज पूरी तरह से एक्शन में आ गए, ट्रेड से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आ गए, प्रशासन की तरफ आ गए। कैसे? बक्सर का युद्ध था, इसमें भारत की तरफ से 3 सेनाएं लड़ रही थी। एक अवध के नवाब की सेना थी, एक बंगाल की तो लड़ ही रही थी, साथ साथ जो भारत के मुगल बादशाह थे उनकी भी सेना लड़ रही थी इसमें। और ये तीनों सेनाएं मिलकर भी अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाईं और हार गई। अब देखिए, भारत का मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के, ये तीनों एक साथ पराजित हो गए। और यहीं से अंग्रेजों को लगा बस अब व्यापार बहुत हुआ, अब क्या करें। अब कुछ प्रशासन में भी, यानी नीतियों के निर्धारण में भी अब अंग्रेजों की भूमिका अहम हो गई। वो एकदम लीड करने की भूमिका में आ गए, और यहीं से उनको कुछ दीवानी के अधिकार मिले। दीवानी का मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के। अभी तक सिर्फ ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब उनको रेवेन्यू कलेक्शन यानी कर के संग्रहण के कुछ अधिकार यहाँ से उनको मिल गए। ठीक है, समझ आए? चलो, तो ये घटनाक्रम घटा। तो अब जब ये घटनाक्रम घटा तो क्योंकि अब शासन करना था, तो शासन के लिए तो कुछ नियम और कायदे कानून होने चाहिए, कैसे कंट्रोल रखा जाएगा चीज़ों पर। ठीक है। और अभी एक चीज़ और है, एक पक्ष तो ये भारत में चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक घटना और घटी। वो क्या थी? वो घटना ये थी कि अब ब्रिटेन में भी चीज़ें चल रही हैं, और वहाँ पर क्या हो रहा है, जो अंग्रेज हैं वही अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कैसे आवाज़ उठा रहे हैं? अब जो भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं अंग्रेज, उनमें कुछ ऐसा हो रहा है कि एक वर्ग जो है बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, क्योंकि भारत से व्यापार करने पर कोई प्रतिबंध तो था नहीं। जो भी आए पैसा कमाया गया आराम से। अब यहाँ से जो पैसा लेके जा रहा है ब्रिटेन, तो वहाँ पर जो अन्य लोग हैं जिनको व्यापार करने का अवसर नहीं मिल रहा, तो वो क्या हो रहा है, उनके मन में एक द्वेष की भावना उठ रही, और ये बात वहाँ की संसद तक पहुँच गई। तो संसद ने कहा नहीं, अब क्या करना है, अब कंपनी पर
कुछ ना कुछ नियंत्रण किया जाए, क्योंकि अब तो भारत में मजबूत पकड़ हो गई इसकी, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, एक वर्ग पूंजीपति वर्ग हो जाएगा तो समस्या आ सकती है। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी पर कुछ रेगुलेशंस, कुछ प्रतिबंध, कुछ नियम कायदे कानून इम्पोज करने का इन्होंने विचार किया। ठीक है, और यहीं से जो चार्टर या एक्ट उन्होंने जारी करना स्टार्ट किए कंपनी के लिए, यहीं से हमारे भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कौन कौन से होंगे? पहला तो होगा कंपनी का शासन, कंपनी का शासन। ठीक है, कंपनी का शासन कब से कब तक था? तो 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। ठीक है, और इसके बाद सम्राट का शासन, सम्राट या ताज का शासन, सम्राट या ताज का शासन 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी। ठीक है, अब देखो इन दोनों में परिवर्तन क्या आया, क्यों ऐसा किया गया, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। कंपनी का शासन जो था 1773 से 1858 तक, लेकिन 1858 के बाद सम्राट या ताज ने अपने हाथ में शासन ले लिया। ऐसा क्या हुआ? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बहुत से आरोप कंपनी पर लगाए गए। तो ब्रिटेन की जो सत्ता थी, वहाँ के जो क्राउन था, सम्राट थे, ताज था, उसने एक विचार किया भारतीयों को भरोसे में लेने के लिए कि ठीक है, अब जो अधिकार कंपनी को थे वो उनसे ले लिए जाते रहे और सीधे सीधे क्या है, सम्राट या जो वहाँ का क्राउन होगा वो शासन करेगा। और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि अब भारतीयों के साथ उदारता का व्यवहार किया जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ नाम बदला गया, काम सब वैसे ही चलते रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक एक्ट। तो कंपनी के शासन के अंतर्गत हम कुछ प्रमुख एक्ट जो हैं उनको पढ़ेंगे। कौन कौन सा होगा? तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, पहला होगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, यानी अब यहाँ से कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, नियंत्रण उस पर लगाना शुरू कर दिया जाएगा। तो इस एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए, देखो भैया, सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें ही यहाँ पर आपको जाननी है। तो कुछ पॉइंट हैं, इनको मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। पहली चीज़, अंग्रेजों के व्यापार के 3 प्रमुख केंद्र थे, मद्रास, बॉम्बे या बम्बई और कलकत्ता, बंगाल वाला। ठीक है, और होता क्या था, ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ जो थी आपस में स्वतंत्र थीं, लेकिन इनकी स्वतंत्रता को समाप्त करते हुए इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इन तीनों में जो अलग अलग गवर्नर होते थे ये समाप्त कर दिया गया और इन तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, फिर से देखो, जो 3 प्रेसिडेंसियाँ इनकी होती थी अलग अलग, जैसे बंगाल या कलकत्ता भी कह सकते हो आप, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, जिसे अब चेन्नई बोलते हैं। ये 3 प्रेसिडेंसियाँ स्वतंत्र थीं, अलग अलग थीं। ठीक है, इसी एक्ट के तहत इन तीनों के जो गवर्नर अलग अलग होते थे उनके पद को समाप्त कर दिया गया और इन तीनों को एक के अंडर में ला दिया गया, बंगाल या कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत तीनों को ला दिया गया और जो बंगाल का गवर्नर था इसको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। कौन बना पहला गवर्नर जनरल? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बना वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। तो पहला पॉइंट आपको मिला, फैक्ट्स मिला। दूसरी,
इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट खोला गया। अब देखो, यही से आपका संवैधानिक विकास शुरू हो जाता है। अब अभी भारतीय संविधान में भी सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे न्यायपालिका चैप्टर के अंतर्गत, है ना। तो 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय खोला गया। एक्ट कौन सा था? 73 का रेगुलेटिंग एक्ट। खोला कब गया? 74 में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, कौन कौन था? तो एक जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे, ये थे मुख्य। ठीक है, इनके अलावा 3 अन्य थे, हाइड, चैम्बर और लेमेंस्टर। ठीक है, तो कुल 4 सदस्यीय पैनल था जिसमें एक मुख्य थे एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय सर्वप्रथम खोला गया था उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन होंगे? एलिजा इम्पे। और अन्य कितने थे? 3, हाइड, चैम्बर और लेमेंस्टर। क्लियर है? कहाँ खोला गया? कलकत्ता में खोला गया। ठीक है, तो ये हो गया। चलो, अब अगला पॉइंट इसमें हम ये देखेंगे। अच्छा, ये हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये बनाया गया था दोनों जगहों पर नियंत्रण के लिए, यानी इसका काम क्या था? जो ब्रिटेन और भारत दोनों जगह पर कंपनियों पर नियंत्रण करना इसका काम था। ठीक है, लेकिन हमको भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है तो हम भारत की बात करेंगे। ठीक है, इस एक्ट को पारित करने के लिए वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय लॉर्ड नार्थ, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नार्थ। इन्होंने एक समिति बनाई थी, गुप्त समिति। इसी समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसी के आधार पर ये एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और इसी एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। 74 में एक सर्वोच्च न्यायालय खोला गया, कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, ये इतने प्रावधान किए गए। ठीक है, अब देखो अगली बात जो हम इसमें देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट होगा, अभी तक किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था कंपनी के कर्मचारियों पर कि भारत में आए, व्यापार करें और जाएं। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के तहत क्योंकि ब्रिटेन में भी विरोध के स्वर उठ रहे थे कंपनी के खिलाफ, तो सरकार ने क्या किया? लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। व्यापार करने के लिए अब इनको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, यानी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहीं से लाइसेंस व्यवस्था शुरू कर दी गई, यानी अब अगर किसी को व्यापार करना है तो उसको ब्रिटेन की सरकार से क्या लेना होता था? लाइसेंस लेना होता था। और चौथा पॉइंट जो इसका आपको ध्यान रखना है कि इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने से रोक दिया गया। ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब आप सोच सकते हैं यार, उपहार लेने से क्यों रोक दिया गया है? अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? क्यों रोका गया होगा? आखिर ये एक्ट बनाकर ये बात कहने की क्या आवश्यकता थी? तो बच्चे, इसका सीधा सा मतलब ये है कि होता क्या था, भारत में इस एक्ट से पहले कोई प्रावधान या अधिनियम तो था नहीं। अंग्रेज एकदम शोषण करते थे भारतीय जनता का, जितना माल लूट सकते थे, जितना भी कमा सकते थे कमाते थे। ठीक है, अब अगर वो कंपनी के आधिकारिक रूप से दिखाएंगे कि हमने इतना माल खरीदा, ये हमको इतना बेचना है, तो वो उस कंपनी के अंडर में आ जाएगा। तो करते क्या थे, ये जो भी अपना माल होता था वो उपहार दिखा देते थे कि हमको ये उपहार मिला है। अब बताइए, धड़ल्ले से इतनी ज़बरदस्त शोषण कर रहे हैं और अंग्रेजों को उपहार दिए जा रहे हैं।
ठीक है। तो बड़े बड़े जो बड़ी जो खरीद करते ये लोग, बड़ा बड़ा सामान खरीदते बहुत बड़ी मात्रा में, तो वो कंपनी के अंडर में न दिखा के वो अपने गिफ्ट दिखा देते थे, ठीक है। तो टैक्स वगैरह से बच जाते थे, गिफ्ट तो टैक्स फ्री हो जाता। तो जब ये बात वहाँ पर संसद में पता लगी तो उन्होंने इस एक्ट में इस प्रावधान को भी कर दिया कि बस अब कंपनी का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का गिफ्ट नहीं लेगा, उपहार नहीं लेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रावधान थे 1773 के एक्ट में जिससे इन चीज़ों को रोका गया। क्लियर है। तो एक प्रयास था रेगुलेट करने का। रेगुलेटर जानते हो ना, गैस में होता है गैस के फ्लो को नियंत्रित करना। तो ऐसे ही अब कंपनी पर कुछ ना कुछ नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया गया, उस पर कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लगाने स्टार्ट कर दिए गए। तो ये आपका 1773 का रेगुलेटरी एक्ट था, ठीक है। इसमें जो भी प्रावधान थे, यानी आपने पढ़ा, 4 मुख्य बातें आपको याद रखनी है। इस एक्ट के तहत क्या क्या हुआ, बंगाल, मुंबई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को जो है एक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बना वॉरेन हेस्टिंग्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसी एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें कुल 4 जज थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, 3 अन्य थे हाइड, लेमिस्टर और चैम्बर, ठीक है। तीसरा पॉइंट, लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया, यानी बिना लाइसेंस कोई भी अंग्रेज व्यापारी जो था भारत में व्यापार नहीं कर सकता था। चौथा पॉइंट, उपहार लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कंपनी का कोई भी कर्मचारी अब यहाँ किसी भी प्रकार का कोई उपहार ले नहीं सकता था, ठीक है। ये तो हो गए 4 इसके फैक्चुअल पॉइंट। रेगुलेटरी एक्ट जब पारित किया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का, लॉर्ड नॉर्थ। इन्होंने ही एक गुप्त समिति बनाई और इसी समिति के माध्यम से क्या हुआ, ये प्रावधान किए गए, ठीक है। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 20 वर्षों की अवधि के लिए इसको पारित किया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी जिसको दूर करने के लिए अब समय समय पर कई एक्ट बनाए गए। इसकी कमियों को दूर करने के लिए अगला एक्ट जो हम पढ़ेंगे वो है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। यानी रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या कमियां थीं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इस व्यवस्था को, इसी को लेकर एक नया एक्ट पारित किया गया 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट। क्या क्या प्रावधान थे इसमें, तो अगली क्लास में इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास आपको ठीक ठाक लगी होगी, ठीक है। फैक्चुअल चीज़ें ही मिलेगी ज़्यादातर, कॉन्सेप्चुअल जहाँ पर होगा वो मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। तो मैंने आपको बताया कि शिफ्ट कैसे हुए अंग्रेज ट्रेड टू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, क्या क्या ऐसी घटनाएं रहीं, ठीक है, क्यों उनको आवश्यकता पड़ी कि ऐसे एक्ट हमको चाहिए जो यहाँ पर रेगुलेशन रूल्स कुछ बनाए जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मैं कमेंट के माध्यम से दे दूंगा या फिर यहाँ आपको लाइव क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अगली क्लास में हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। और जो भी मैंने क्लासेस मूल अधिकार का एक टॉपिक मैंने आपका ख़त्म कर दिया है, उसके जितने भी वीडियोज़ हैं 8 पार्ट मैंने बनाए हैं, ठीक है। 8 पार्ट्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ जाके उन 8 वीडियो को देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स का हर एक कॉन्सेप्ट आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। मूल अधिकार आपको दोबारा पढ़ने नहीं पड़ेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने सारे एक एक करके, इसीलिए वीडियोस ज़्यादा हो गई क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। एक बार आप उनको देख लेंगे तो फिर आपका मूल अधिकार से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। तो आप लोग मूल अधिकार के वीडियोस जो हैं उनको देखिए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर आपको दे दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन है, उसी में आप क्लिक करके और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी कब कौन सी वीडियो अपलोड होनी है, इसकी सारी जानकारी आपको वहाँ से मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।